हेलो एंड वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। नॉर्थ ईस्ट पीएससी में आज मैं आप सबको स्वागत करता हूं एक ब्रांड न्यू टॉपिक के साथ। यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे थ्रू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में इंडियन एंटार्क्टिक एक्ट पास किया है। तो इंडियन एंटार्क्टिक एक्ट क्या होता है और ये इंडियन सिटीजन्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा, फॉरेन सिटीजन्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि जो आपका एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट की बात करें, जो साउदर्न कॉन्टिनेंट कहा जाता है, साउदर्न मोस्ट पार्ट में, वहाँ पर कोई नेचुरल इनहेबिटेंट्स नहीं, वहाँ के कोई परमानेंट लोग नहीं हैं। ऐसे में बहुत सारे कंट्रीज़ वहाँ पर जा रहे हैं और रिसर्च सेंटर्स को खोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो वर्ल्ड की ओरिजिन है, ठीक है, वर्ल्ड की क्लाइमेटिक जो कंडीशन, इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश किया जा रहा है। तो उसी पहल में हिंदुस्तान के गवर्नमेंट ने भी ये एक्ट पास किया है। कुछ चीज़ें इन्वायरमेंटल कमिटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए यूरोपियन यूनियन ने क्या बोला है अभी हाल ही में, जो आपका ईस्ट एंटार्क्टिक है, ठीक है, और जो वेडल सी है, ईस्ट एंटार्क्टिक और वेडल सी, ये जो है आपका वेडल सी यहाँ पर देख रहे होगा, इसको मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया नाम के मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया करके घोषित करने की कोशिश किया। और इस मुहिम को, यूरोपियन यूनियन की इस मुहिम को हिंदुस्तान के गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है। सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज द मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। Apart from that, there is a ice sheet which is around 100 kilometer long and 100 kilometer long. This ice sheet, which was depleting very fast, it was named as Glasgow. Glasgow. Why? Because we know that COP26 happened in the England's or British city of Glasgow. So after that city's name, this ice sheet has been named as Glasgow. So environment, अगर हम बात करें एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से, बहुत सारे इवेंट्स हो रहा है हमारे आसपास, बहुत सारे चेंजेस हो रहा है। वी ऑलवेज नीड टू बी अपडेटेड विद द चेंजेस दैट इज हैपनिंग अराउंड अस एंड वी मस्ट कमिट आवरसेल्फ टू प्रोटेक्टिंग दिस environments. Okay, so in that effort, Government of India has brought this act. Let us try and understand what are the significant features of this act. So I am Nazrul Islam, welcoming all of you to this particular topic. Let us see what is this topic. So Government of India ने क्या किया, लोकसभा में अप्रैल 2022 में दे इंट्रोड्यूस्ड बिल। फिर हम लोग क्या देखते हैं, जुलाई में ये पास हो जाता है आपका लोकसभा से, फिर राज्यसभा से हम लोग क्या देखते हैं, अगस्त में पास होता है एंड फाइनली इट बिकेम एन एक्ट। ओके, सो दिस लॉ, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लॉ, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस बिल? सो टू गिव इफेक्ट टू द अटलांटिक ट्रीटी। अटलांटिक ट्रीटी क्या होता है ये हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। ये अटलांटिक ट्रीटी आगे जाके हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सो अटलांटिक ट्रीटी की जो कमिटमेंट है, हिंदुस्तान उसका पार्ट है। कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक मैरीन लिविंग रिसोर्सेज, उसका भी हिंदुस्तान पार्ट है। एंड एट द सेम टाइम प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन to the Antarctic Treaty. So India is part of all these treaties, and with respect to those commitments, with respect to those membership, India is committing towards, you know, a responsible outlook or responsible behavior towards this particular vulnerable continent. Okay, so if you know that Antarctica has lot and lots of ice sheets, around 70% of these fresh water of the earth is captured in ice shelves, and if they melts then it will be disaster for the whole of humankind. So ये हमें बहुत जल्दी से हमें स्टेप्स लेना पड़ेगा। जो क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ जो चेंजेस हैं उसको हमें रोकने की कोशिश करना पड़ेगा। सो विद ऑल दोज थिंग्स कीपिंग इन माइंड, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट दिस लॉ। तो क्या की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? हैविंग इंडियाज़ ओन नेशनल मेजर्स फॉर प्रोटेक्टिंग अंटार्कटिक एनवायरनमेंट। जो एंटार्क्टिका के एनवायरनमेंट है, ठीक है, एंटार्क्टिका में हिंदुस्तान का क्या है, वहाँ पर आपका रिसर्च सेंटर है, ठीक है। तो इंडियन पीपल विल गो टू एंटार्क्टिका। सो इंडियन पीपल
in general must have a responsible commitment, responsible behavior whenever they are going to this particularly vulnerable continent. Why is this so? Because we as a nation are very serious country. We take climate change issues very seriously. So it is our imperative, it is imperative for us to behave like a responsible country. आज के दिन में अगर हम बात करें, हिंदुस्तान एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ मतलब सैकड़ों ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सो विथ रेस्पेक्ट टू दैट थिंग, दिस इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स दैट वी नीड टू हैव आवर ओन नेशनल मेजर्स. सेकेंडली, ensuring demilitarization of the region. So one of the most important thing about Antarctica is that no country can no country can have military presence in this place. This place cannot be used for any kind of military activities. This place cannot be a buffer place for any countries in terms of attacking some other country. So demilitarization करना हमारा एक और मुहिम है. उसके अलावा जो अगर कोई माइनिंग या फिर इलीगल वहाँ पर कोई एक्टिविटी कर रहा है उसको हमें रोकने की कोशिश करना है, ठीक है. एंड एट द सेम टाइम मैनेजमेंट ऑफ ग्रोइंग अंटार्कटिक टूरिज्म. सो देयर शुड बी ए एनफ अवेयरनेस अबाउट पीपल गोइंग टू दिस पर्टिकुलर प्लेस. अंटार्कटिका में टूरिज़्म को बढ़ाया जा सकता है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज़, वहाँ पर जो फ़िश, देखिए बहुत ही कोल्ड प्लेस है तो वहाँ पर भी काफ़ी अनोखे फ़िश स्पीशीज़ मिलती हैं. इफ़ दोज फिश स्पीशीज़ कैन बी सस्टेनेबली कल्टिवेटेड देन इट कैन बेनिफिट some countries. So all these things keeping in mind, strictly from environmental commitmental point of view, these objectives have been laid down in the act that is brought by the government of India. So ये जो एक्ट है ये किसके ऊपर अप्लाई होगा, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है. इंडियन सिटीजन के ऊपर, सिटीजन्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज एंड ए वेसल और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. सो एक पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है जी कि जो आपका इंडियन अंटार्कटिक एक्ट है, ठीक है, इंडियन अंटार्कटिक एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू ओनली इंडियंस, ठीक है, ये सवाल पूछ सकता है. द आंसर वुड बी नो, इट वुड बी ए रॉन्ग स्टेटमेंट टू मेक बिकॉज it will be applicable to everyone as in Indian citizens as well as foreign citizens. Indian aircraft या फिर vessels या फिर वो सारे aircraft और vessel जो दूसरे कंट्री में रजिस्टर्ड है उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगा. और क्या है, ये कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, कॉरपोरेशन हो गया, पार्टनरशिप फार्म्स हो गया, जॉइंट वेंचर, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और एनी अदर एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड, एस्टेब्लिश्ड और रजिस्टर्ड एज सच अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया. सो ये कानून जो है इन तमाम एंटिटीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ठीक है. ये की ऑब्जेक्टिव्स हम लोग देख सकते हैं. और अगर हम बात करें कि क्या क्या एरियाज़ को किस किस एरिया में ये इम्प्लीमेंटेबल होगा ये लॉ. द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका इंक्लूडिंग आइस शेल्फ्स एंड ऑल एरियाज ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एडजेसेंट टू इट. जो आपका पूरा एंटार्क्टिका का जो एरिया है, ठीक है, जो आइस शेल्फ से जो भरा पड़ा है, उन तमाम इलाके में ये एक्ट इम्प्लीमेंटेड किया जाएगा, ठीक है. और उसके आसपास भी जो कॉन्टिनेंट के आसपास जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ समझते हैं ना कि अगर आप मान लीजिए कि ये कॉन्टिनेंट है और यहाँ से हम क्या देखते हैं, ओशन शुरू होता है, ठीक है, ये यहाँ से ये कॉन्टिनेंट है, यहाँ से ओशन शुरू होता है. तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ यहाँ पर जहाँ पानी शुरू होता है वहाँ तक नहीं, उसके काफ़ी दूर तक बिछाता है जहाँ पर हम लोग इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं. सो दिस लॉ विल बी एप्लीकेबल इवन टू द एरियाज विच इज़ कमिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है. उसके अलावा ऑल आइलैंड्स, ठीक है, इंक्लूडिंग द आइस शेल्फ्स, सीज एंड एयर स्पेसेस साउथ ऑफ 60 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है. अगर हम लोग बात करें 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में उसके बियॉन्ड जितने भी आपका सी है, एयर स्पेस है, ठीक है. आप जानते हैं अगर आप ये अर्थ को ले लें, ठीक है, रुकिए कुछ ज़्यादा ही वो हो गया, फ्लैट हो गया, यस, अर्थ ले लें, फिर ये मान लीजिए ये इक्वेटर है, ठीक है, फिर यहाँ पर मान लीजिए 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये इस तरफ भी 30 डिग्री, इस तरफ भी 60 डिग्री, जो आपका इक्वेटर, ये मान लीजिए इक्वेटर है, ठीक है, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, तो ये 30 डिग्री साउथ होगा, ये 60 डिग्री साउथ होगा, ठीक है. फिर उसी तरह से ये 30 डिग्री नॉर्थ होगा और ये 60 डिग्री नॉर्थ होगा. तो ये जो 60 डिग्री साउथ के बियॉन्ड जितने भी आपका वो है आता है, यहाँ पर जितने भी आपका क्या आएगा,
सी, एयर स्पेस, ठीक है, या फिर जो आपका आइलैंड है, इन तमाम एरियाज़ के ऊपर हमारा एक्ट जो है आपका क्या होगा, लागू होगा। ठीक है, ये आपको समझना है कि कितने एरिया में ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इन जनरल किस किस चीज़ों को पूरी तरह से रोका जा रहा है? ड्रिलिंग नहीं कर सकते, ड्रेजिंग, एक्सकावेटिंग, कलेक्टिंग सैंपल्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, ये सारे चीज़ें पूरी तरह से बंद किया, इसको डिसअलाउ किया गया है, इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हाउएवर द परमिशन कैन बी ग्रांटेड फॉर दीज एक्टिविटीज़, इन एक्टिविटीज़ के लिए परमिशन आपको मिल सकता है। ठीक है, कैसे? फॉर द पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च और कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एन इंडियन स्टेशन। अगर वहाँ पर हमारा इंडियन स्टेशन है, ठीक है, आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2 रिसर्च स्टेशन इंडिया का जो है वो उसका नाम क्या है। ठीक है, तो जो रिसर्च स्टेशन को अगर मेंटेन किया जा रहा है, उसको रिपेयर करने की बात हो या फिर कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आप ये सारे सैंपल्स या फिर ड्रिलिंग, ड्रेजिंग, एक्सकवेशन करना चाहते हैं, दैट विल बी अलाउड। ठीक है, ये अलाउ किया जाएगा। एट द सेम टाइम एनी पर्सन हु इंटेंड्स टू गो टू अंटार्कटिका फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियल फिशिंग, उसको मना किया जाएगा। ठीक है, मना किया जाएगा, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं आपको अप्लाई करना पड़ेगा अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के साथ कि क्या आपको परमिशन मिल सकता है या फिर नहीं। ठीक है, इसके अलावा और क्या प्रोविजंस है? ठीक है, ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये लॉ के अंदर क्या क्या बातें किया जा रहा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश ए कमिटी, एक कमिटी एस्टेब्लिश किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका नाम क्या होगा? कमिटी ऑन अंटार्कटिक गवर्नेंस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ताकि ये जो एक्ट है उसको ढंग से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। ये जो एक्ट है इसके तहत जो एनवायरमेंटल कमिटमेंट जो हमारा है, क्या उसको अपहोल्ड किया जा रहा है कि नहीं। ठीक है, और जो एंटार्क्टिका में जितने भी सारे लोगों के जो मूवमेंट है, वहाँ से जो एंटार्क्टिका की जो एनवायरनमेंट है उसमें किसी भी तरीके की सीरियस थ्रेट तो नहीं है। ठीक है, ये सारे चीज़ देखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमेटी बनाएंगे। ठीक है, और ये कमेटी को चेयरमैन कौन होंगे? सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंसेज। ठीक है, और 10 मेंबर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, और ये जॉइंट सेक्रेटरी के और उसके ऊपर के जो लोग हैं वो लोग भी इस ग्रुप का शामिल होंगे, पार्ट होंगे। दे विल बी नॉमिनेटेड फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन सच एज डिफेंस के लोग होंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। इन तमाम सेक्रेटेरिएट से जॉइंट सेक्रेटरी या फिर उसके ऊपर के रैंक के जो लोग हैं उन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा इस कमेटी के अंदर। उसके अलावा 2 एक्सपर्ट्स फ्रॉम एंटार्क्टिक एनवायरनमेंट एंड जियो पॉलिटिकल फील्ड्स, तो जो एंटार्क्टिका के एनवायरनमेंट को रिसर्च कर रहे हैं, उसको जो स्टडी कर रहे हैं, उस तरीके के 2 एक्सपर्ट को भी ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो कम्युनिटी है इसका क्या क्या फंक्शंस होगा देखने की कोशिश करते हैं। गेटिंग परमिट्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, जो जितने भी सारे एक्टिविटीज़ के लिए आपको जाना है, चाहे आप वहाँ पर रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हैं, अगर वहाँ पर आपका रिसर्च सेंटर उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना है, रिपेयर करना है, उन तमाम चीज़ों के लिए, या फिर कमर्शियल फिशिंग करना है, तो उसके लिए जो आप अप्लाई करेंगे वो ये कमेटी आपको देखेगा। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस ऑफ रिलेवेंट इंटरनेशनल लॉ, कोई भी इंटरनेशनल लॉ अगर वहाँ पर प्लेस में है। ठीक है, जैसे एक क्या है आपका UNCLOS है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, UNCLOS, तो ये सी में इम्प्लीमेंट होता है। तो एंटार्क्टिका के लिए जो आपका कानून मौजूद है, whether that law is being followed or not, that will be taken care by this committee. Okay, obtaining and reviewing relevant information, relevant information provided by parties to the treaty, convention and protocol। ये जो पहले जो हम लोग 3 उसके बात किए थे, जो आपका मैड्रिड प्रोटोकॉल की बात करें या फिर अंटार्कटिक ट्रीटी और जो एक कन्वेंशन की बात किया, उन तमाम ग्रुपिंग्स का जो लोग जो भी कंट्री उसका मेंबर है, ठीक है, तो उनका जो इन्फॉर्मेशन, जो भी उनका टाइम टू टाइम जो इन्फॉर्मेशन वो फर्निश करेंगे, उन तमाम इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करना और उसको स्टडी करना, ये कमेटी का काम रहेगा। नेगोशिएटिंग फीस और चार्जेस विद अदर पार्टीज़ फॉर एक्टिविटीज़ इन अंटार्कटिका, एंटार्कटिका में एक्टिविटी करने के लिए, ठीक है, जो जितने भी आपका इंटरेस्टेड पार्टी होंगे उनके साथ नेगोशिएट करना, क्या उनके ऊपर क्या फ़ीस अप्लाई किया जाएगा, उनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाला जाएगा, उन तमाम चीज़ों को लेकर। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो किया जाएगा लेकिन उसके लिए आपको परमिट चाहिए। ठीक है, आप अंटार्कटिका में अगर ये सारे काम करना चाहते हैं आपको परमिशन मिलेगा, लेकिन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट जाके काम नहीं कर सकते। वो क्या है? एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका, अगर आपको घूमने जाना है,
जो इंडियन स्टेशन, अगर अंटार्कटिका में इंडिया का स्टेशन इस्टेब्लिश करना है तो वो उसके लिए आपको परमिट चाहिए। परमिट फॉर वेसल एंड एयरक्राफ्ट एंटरिंग अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के अंदर कोई वेसल या फिर कोई एयरक्राफ्ट अगर घुस रहा है उसके लिए आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है। मिनरल रिसोर्स एक्टिविटीज़, ठीक है, अगर मिनरल, वहाँ की मिनरल्स को अगर स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मिनरल्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं उसके लिए आपको परमिशन चाहिए। इंट्रोड्यूसिंग नॉन नेटिव एनिमल्स एंड प्लांट्स, अगर वहाँ की जो कोई ऐसा प्लांट या फिर कोई ऐसा एनिमल्स जो अंटार्कटिका में नहीं पाया जाता लेकिन आप वहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहते हो उसके लिए भी आपको परमिशन की ज़रूरत है। क्योंकि ये कमिटी जो है अभी हम लोगों ने देखा वो स्टडी करेगा कि अगर बाहर से कोई प्लांट या फिर एनिमल वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसका कोई सीवियर इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा आसपास के वातावरण में, ठीक है। परमिट फॉर इंट्रोड्यूसिंग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, कोई माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अगर वहाँ पर लेके जाते हैं, बहुत सारे केसेस में लेबोरेटरीज को में क्या किया जाता है आपका माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है, उनके बिहेवियर को समझने की कोशिश किया जाता है कि बहुत हॉट टेम्परेचर में स्टडी करना, बहुत कोल्ड टेम्परेचर में स्टडी करना। तो उस मकसद से अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस पर्टिकुलर इलाके में ले जाए और क्योंकि ये कोल्ड रीजन है उसके लिए भी आपको परमिशन चाहिए होगा, ठीक है। अगर कोई वेस्ट है उसको आप सी में छोड़ना चाहते हो उसके लिए आपको परमिशन चाहिए, वेस्ट डिस्पोजल के लिए चाहिए होगा, ठीक है। जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पर अगर आपको घुसना है उसके लिए भी चाहिए होगा। स्पेशल परमिट फॉर कमर्शियल फिशिंग, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और उसके अलावा भी कुछ कुछ काम ऐसा होगा जिसके लिए आपको वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बता देंगे कि हाँ ये काम के लिए आपको परमिशन चाहिए या नहीं। तो परमिट से पहले हम क्या करें, बिफोर ए परमिट इज ग्रांटेड बाय द कमिटी द एप्लीकेंट हैज़ टू कैरी आउट एन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ द प्रोपोज्ड एक्टिविटीज़। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आपने देखा होगा 2006 में लाया गया था, ठीक है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करा, उसका 2020 में अमेंडमेंट करने की वो अमेंडमेंट किया गया, उसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सी हो गया था, ठीक है। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मतलब कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं, ठीक है, कि कोई भी एक्टिविटी आप अंटार्कटिका में करना चाहते हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा उसके आसपास के एनवायरनमेंट में, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या होगा और निगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, उसका पूरा एक डिटेल एनालिसिस आप खुद करके ले जाएंगे, तब जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मोर ओवर परमिट मस्ट नॉट बी ग्रांटेड अनलेस ए वेस्ट मैनेजमेंट प्लान हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। अगर कोई वहाँ पर कोई एक्टिविटीज़ के लिए जा रहा है, ठीक है, और उस एक्टिविटीज़ के वजह से कुछ वेस्ट क्रिएट होगा और उस वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज करने का अगर कोई मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है, तो वैसे में परमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करें, इसमें सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स हुआ है फ्रॉम टाइम टू टाइम। 2016 में हुआ है, 2020 में हुआ है, 2021 में हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग देख सकते हैं। तो अगर आपके पास वेस्ट मैनेजमेंट प्रपोजल, वेस्ट मैनेजमेंट जो प्लान है वो अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको परमिशन नहीं मिलेगा। कुछ कुछ एक्टिविटीज़ है जिसको पूरी तरह से प्रोहिबिट किया गया है कि आपको उसका परमिशन सोच भी नहीं सकते। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं किया जा सकता है। नॉन स्टेराइल सॉइल अगर आप वहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं नहीं किया जाएगा। डैमेज, डिस्ट्रॉय और रिमूव एनी हिस्टोरिक साइट और मोन्यूमेंट और एनी ऑफ इट्स पार्ट, कोई भी वहाँ पर ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपका एंशियंट टाइम्स का है, मतलब उसका कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, उसको अगर आप किसी तरह से डैमेज करने की कोशिश करो वो पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। डिस्चार्ज ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स और सब्सटेंसेस, कुछ चीज़ हैं वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट में लिखा जाएगा जिसको आप वहाँ पर जाके रिलीज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट करते हैं तो आपको क्या क्या पेनल्टी लग सकती हैं। अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अगर आप करते हैं तो आपको लगभग 20 साल का सज़ा हो सकता है, ठीक है। और इसको हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी किया जाए और साथ साथ में 50 करोड़ का जुर्माना। कितना? 50 करोड़। अगर कोई ड्रिलिंग और मिनरल रिसोर्स वो कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं मिनरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, या फिर कोई नॉन नेटिव एनिमल स्पीशीज़, मतलब कि वहाँ के जो एनिमल नहीं है, बाहर से अगर कोई एनिमल या फिर प्लांट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अंटार्कटिका में, ठीक है, बिना परमिशन के, तो भी हम क्या देखते हैं, इट विल बी पनिशेबल विथ अराउंड 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और 10 लाख से 50 लाख का जुर्माना। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपका इट मे नोटिफाई 1 or more सेशन कोड्स होंगे, पर्टिकुलरली इस बिल से जुड़ा हुआ जो भी आपका
केसेस सामने आएगा उस केस को डील करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एंटार्क्टिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपको जानना पड़ेगा। पहली बात तो ये है, ये साउदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और एरिया वाइज का है ये 5th लार्जेस्ट इन एरिया है, ठीक है, 5th लार्जेस्ट इन एरिया एंड कंटेन्स द ज्योग्राफिक साउथ पोल। हमें पता है साउथ पोल की बात करते हैं, अगर आप क्लास 9th की अगर वो पढ़ा होगा, फिजिक्स पढ़ा होगा, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, उस टाइम हम लोग पढ़ते थे कि जो जी का वैल्यू वहाँ पर क्या है, पोल में 10 है, तो हमेशा सरप्राइजिंग रहते थे कि यार वहाँ पर पोल में जी का वैल्यू 10 क्यों है। जी क्या है, ग्रेविटेशनल जो आपका क्या कहते हैं उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स, यस। सो खैर ये तो हो गया आपका साउदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट हो गया। उसके अलावा इट इज़ मोस्टली अनइनहेबिटेड, यहाँ पर लोग नहीं रहते थे, एक्सेप्ट लगभग 40 परमानेंट स्टेशन से अलग अलग कंट्रीज़ का वो लोग वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ के क्लाइमेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के जो आपका एनिमल स्पीशीज है उसको ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ के जो है आपका क्लाइमेट जो है वो पूरे दुनिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट, उन तमाम चीज़ों को लेकर। इंडिया का जैसे मैंने आपको पूछा था तो उसका करेक्ट आंसर यही है, मैत्री और भारती जो है इंडिया का वो है आपका रिसर्च सेंटर है। फिर एंटार्क्टिका इज़ द कोल्डेस्ट एंड ड्राइएस्ट एंड विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ, तो सबसे कोल्ड है वहाँ पर, सबसे सूखा जगह है और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा हवा चलने वाली जगह है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या, जो दुनिया के सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया था अभी तक, वो द लोएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड ऑन द प्लैनेट अप्रोक्सीमेटली -128.6 डिग्री सेल्सियस, दैट इज -89 डिग्री सेल्सियस, सॉरी -128.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे -89.2 डिग्री सेल्सियस होगा। ये कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था, जो सोवियत यूनियन का जो रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है वोस्टॉक स्टेशन, वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था। इसके अलावा एंटार्क्टिका इज़ होम टू द लार्जेस्ट आइस शीट ऑन अर्थ कंटेनिंग अबाउट 70% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर। दुनिया की जो फ्रेश वाटर है, ठीक है, उसका 70% जो है आपका एंटार्क्टिका के आइस शीट में है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। फिर एंटार्क्टिका ट्रीटी सिस्टम की अगर हम बात करें, ठीक है, एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम, ये बहुत सारे कंट्रीज साथ में आए और साइन किया, और इन्होंने क्या बोला कि दे एस्टेब्लिशेस एंटार्क्टिका एज ए साइंटिफिक प्रिजर्व। यहाँ पर मिलिट्री एक्टिविटी पूरी तरह से बैन किया गया है और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए सबको फ्रीडम है। इस तरीके की कमिटमेंट इस ट्रीटी के थ्रू किया गया। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, बहुत हार्श क्लाइमेट होने के बावजूद भी एंटार्क्टिका सपोर्ट्स डाइवर्स वाइल्ड लाइफ। क्या क्या है यहाँ पर, पेंगुइन्स मिलेगा आपको, सील्स मिलेगा, वेल्स, फिर बहुत सारे सी बर्ड्स देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये सारे जो स्पीशीज़ हैं दे हैव अडेप्टेड टू द एक्सट्रीम कंडीशंस एंड थ्राइव इन द सराउंडिंग्स ऑफ साउदर्न ओशन। ड्यू टू इट्स लोकेशन नियर द साउथ पोल, एंटार्क्टिका एक्सपीरियंसेस ए फेनोमेनन नोन एज द मिडनाइट सन ड्यूरिंग इट्स समर। तो समर के टाइम में हम लोग क्या देखते हैं, इनके मिडनाइट में समर जो है सन जो है आपका निकलता है, ठीक है, मिडनाइट के दौरान। ये पोल का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि वेयर द सन रिमेन्स अबव द हॉराइजन फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। कन्वर्सली विंटर के टाइम में क्या देखते हैं, देयर इज ए पोलर नाइट विथ कंटिन्यूअस डार्कनेस। तो मतलब कि लगभग काफ़ी लंबे समय तक सनलाइट ही रहता है, काफ़ी लंबे समय तक सिर्फ डार्क ही रहता है, ठीक है। ये हम लोग देख सकते हैं। एंटार्क्टिका हैज़ नो इंडिजीनियस पॉपुलेशन। ऑब्वियसली इतना हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में लोगों का रहना बेहद नामुमकिन सा है। और उसके पहली बार डिस्कवर किया गया था 1820 में बाय रशियन एक्सपीडिशन लेड बाय फावियन गोत्लिएव वॉन बेलिंगहाउजन एंड मिखाइल लाजारेव। तो ये आपको ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट रशियन एक्सपीडिशन के द्वारा 1820 में इसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है। और इसके बाद बहुत सारे लोग यहाँ पर जाने लगे, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। कुछ नेटिव स्पीशीज़ पाया जाता है एंटार्क्टिका में, जैसे आपका एडिली पेंगुइन, एम्पेरर पेंगुइन, वेडल सी, ठीक है, वेडल सील, एंटार्क्टिक क्रिल, स्नो पेट्रेल, एंटार्क्टिक टूथफिश, एंटार्क्टिक मॉस, लिचन, ये सब वहाँ की नेटिव स्पीशीज़ हैं, ठीक है। एडिली पेंगुइन की बात करें, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पेंगुइन वहाँ पर जो पाया जाता है। उसके अलावा एम्पेरर पेंगुइन जो है, दीज आर द लार्जेस्ट ऑफ
ऑल पेंगुइन स्पीशीज, जितने भी आपको ये पेंगुइन स्पीशीज मिलेगा उसको में सबसे बड़ा जो है वो एम्पेरर पेंगुइन होते हैं, नोन फॉर देयर स्ट्राइकिंग अपीयरेंस। वेडल सील जो होते हैं, these are the most southerly breeding of all seals and are often found on the first ice of Antarctica. Krill जो है ये सब small shrimp like crustaceans है which play a role in the Antarctic ecosystem. फिर स्नो पेट्रोल, ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। अब हम लोग ये बाकी जो 3 ट्रीटी की हम लोग बात किया उसको समझने की कोशिश करते हैं। एंटार्क्टिक ट्रीटी को साइन किया गया था दिसंबर 1, 1959 में, ठीक है। और इसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोमोट साइंटिफिक रिसर्च एंड कोऑपरेशन इन एंटार्क्टिका। ये था अंटार्कटिक ट्रीटी का मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ताकि जो एंटार्क्टिका है इसको किसके लिए इस्तेमाल किया जाए? सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाए। वहाँ पर कोई मिलिट्री, कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ये सारे चीज़ें बिल्कुल भी वहाँ पर अलाउड नहीं है। तो दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस पर्टिकुलर ट्रीटी। टेरिटोरियल क्लेम्स की अगर हम बात करें, द ट्रीटी प्रोहिबिट्स न्यू क्लेम्स ऑफ सॉवरेनिटी ओवर एंटार्क्टिक टेरिटरी एंड इट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी प्री एग्जिस्टिंग क्लेम्स। कोई नई तरह से वहाँ पर जाके बोलेगा कि ये एंटार्क्टिका को हम कॉलोनाइज करना चाहते हैं, नहीं पॉसिबल है। कोई जाके बोलेगा कि हमारे यहाँ पर हिस्टोरिक टाइज हैं, ठीक है, हमारे पास 5000 साल पुराना इतिहास है, 10,000 साल पुराना इतिहास है कि हम जो है अंटार्क्टिका हमारा बॉर्डर का पार्ट हुआ करता है। इस तरीके की बिजार क्लेम भी अगर कोई करे उसको भी मान्यता नहीं मिलेगी। डिमिलिटराइजेशन, वी ऑलरेडी टॉक दैट ट्रीटी एस्टैब्लिशेस एंटार्क्टिका एज ए डिमिलिटराइज्ड जोन। नो काइंड ऑफ न्यूक्लियर एक्टिविटी विल बी दिस मिलिट्री एक्टिविटी और न्यूक्लियर टेस्टिंग विल बी अलाउड इन दिस पर्टिकुलर रीजन अंडर दिस ट्रीटी। फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च क्या होगा? ऑल कंट्रीज adhering to the treaty have the freedom to conduct scientific research। अगर आप इस ट्रीटी की जो आपका बातें हैं उसको अगर आप मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, then you will be allowed to conduct scientific research in this continent। Apart from that, consultative and non-consultative parties, जो countries है 2 पर्टिकुलर ग्रुप में पढ़ते हैं, ठीक है। consultative parties कौन होते हैं? So consultative parties are those actively involved in decision making regarding the treaty's future। यहाँ पर जो आपका ये जो एंटार्क्टिक ट्रीटी है इसका फ्यूचर में किस तरह का रूप होगा, फ्यूचर में ये क्या रूप लेगा, हाउ कैन इट बी मेड मोर एफिशिएंट, ठीक है। हमारे एनवायरमेंटल चेंजेस को मद्देनजर रखते हुए इस ट्रीटी में क्या क्या बदलाव ला सकता है। तो इस तरीके की बातों को से जुड़ा हुआ अगर कोई कंट्री है उसको हम लोग कंसल्टेटिव पार्टी कहते हैं। नॉन कंसल्टेटिव पार्टीज कौन है? have the right to be informed about and to express their opinions and decisions, ठीक है। मीटिंग्स और एग्रीमेंट्स की अगर हम बात करें, कंसल्टेटिव पार्टीज मीट एनुअली टू डिस्कस मैटर्स रिलेटेड टू द एंटार्क्टिक ट्रीटी। वो हर साल मिलते हैं और बात करते हैं एंटार्क्टिक ट्रीटी से जुड़ा हुआ और वहाँ से जुड़ा हुआ जो आपका इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, ठीक है, उस पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्रीमेंट्स, प्रोटोकॉल्स भी एडोप्ट किया गया है, ठीक है, जैसे प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, PEP एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये जो है आपका इट वॉज साइंड इन द ईयर 1991, ठीक है, एंड इट डेजिग्नेट्स एंटार्क्टिक एज ए नेचुरल रिजर्व डिवोटेड टू पीस एंड साइंस एंड इट सेट्स गाइडलाइंस फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। और ये बताते हैं कि किस तरह से हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ये 1991 में साइन किया गया था बाय दी कंसल्टेटिव पार्टीज, ठीक है। आई होप इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। ड्यूरेशन की बात करें, ये जो आपका ट्रीटी है एंटार्क्टिक ट्रीटी, द ट्रीटी हैज़ एन इनिशियल ड्यूरेशन ऑफ 30 years आफ्टर विच इट कैन बी रिव्यूड, ठीक है। इट्स रिन्यूएबल बट कैन बी मॉडिफाइड और अमेंडेड एट एनी टाइम थ्रू ए कंसेंसस ऑफ द कंसल्टेटिव पार्टीज। ये ट्रीटी की अगर हम बात करें, इट हैज़ बीन साइंड बाय न्यूमरस कंट्रीज इंक्लूडिंग मेजर साइंटिफिक नेशंस। और ये जो है आपका 2022 के मुताबिक यहाँ पर हम लोग 54 पार्टीज देखते हैं। इंडिया स्पेसिफिकली एक्सेडेड ऑफिशियली एक्सेडेड टू द एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम ऑन 1 अगस्त 1983। हम लोग इसमें ज्वाइन कर लिए थे, ठीक है। ऑन 12 सितंबर 1983 द कंट्री ये थोड़ा सा ये ऑटो जनरेटेड वो था, बॉट लाइन था, sorry for that. So India officially acceded to the Antarctic Treaty System on 1st August 1983. On 12th September, the country became the 15th consultative member. ठीक है. Moving to the next topic, which is this.
कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक मैरीन लिविंग रिसोर्सेज। ये क्या है? इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1980। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यह है कि जो वहाँ का मैरीन लाइफ है, एंटार्क्टिका में जो मैरीन लाइफ है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, ये था मेन पर्टिकुलर गोल। सो इट अप्लाइज टू द मैरीन लिविंग रिसोर्सेज इन साउदर्न ओशन साउथ ऑफ द एंटार्क्टिक कन्वर्जेंस। ठीक है, मेंबर कौन कौन से हैं? अगर हम मेंबर की बात करें that have demonstrated scientific interest in Antarctic marine living research, there are 27 member countries। ठीक है, साइंटिफिक कम्युनिटी अगर हम बात करें, दिस इट हैज़ अ साइंटिफिक कमिटी दैट कंडक्ट्स रिसर्च एंड प्रोवाइड साइंटिफिक एडवाइस टू द कमीशन। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। CCAMLR, द कमीशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक मैरीन लिविंग रिसोर्सेज इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी। ठीक है, इसके अगर हम बात करें, ये जो है ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है, द कमीशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक मैरीन लिविंग रिसोर्सेज। इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी एंड इट मीट्स एनुअली टू डिस्कस एंड डिसाइड ऑन कंजर्वेशन मेजर्स। किस तरह से हमें कंजर्वेशन करना है, हमारे मेरीन लाइफ को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, वहाँ पर किस तरह के किसी भी तरीके की डेंजर वहाँ पर पोज नहीं करना है, उन तमाम चीज़ों को लेकर ये लोग एनुअली मीट करते हैं और डिस्कस करते हैं। ठीक है, they have established conservation measures to protect and manage various marine species including krill and fish। जैसे MPA की अगर हम बात करें, ये एक इनिशिएटिव यूरोपियन यूनियन के द्वारा है, तो इट हैज़ एस्टेब्लिश्ड MPAs टू कंजर्व स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द साउदर्न ओशन। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एरिया है जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है इसके थ्रू, मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ के थ्रू, और वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ बिल्कुल कम किया जाए। फिशरीज मैनेजमेंट को लेकर भी यहाँ पर CCAMLR जो है ये क्या करते हैं, जो आपका फिशरीज़ हैं, ठीक है, ओवर फिशिंग वहाँ पर नहीं अलाउ किया जाएगा। जो भी आप फिश मतलब फिशिंग करते हो वो क्या होना चाहिए, आपका सस्टेनेबल होना पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर CCAMLR जागरूक रहते हैं। उसके अलावा इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग विल बी प्रोहिबिटेड, दोज कैन नॉट बी, हाउ टू कॉम्बैट, हाउ टू स्टॉप दिस थिंग्स विच इज़ अनदर thing that they try to discuss. Monitoring and inspection, CCAMLR members conduct inspection to ensure compliance with conservation measures and regulations। ठीक है, environmental impact assessment, we have already talked that if you want to carry out any kind of activities, any kind of assessment like expeditions, you need to have EIA। okay, प्रिकॉशनरी अप्रोच की बात करें, दे फॉलो ए प्रिकॉशनरी अप्रोच टेकिंग कंजर्वेशन एक्शन इवन इन द एब्सेंस ऑफ कंप्लीट साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास कोई साइंटिफिक, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा एक्टिविटी चल रहा है जिसका कोई एक ब्रॉडर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, बट एट द सेम टाइम एवरी एक्शन ऑन दैट कॉन्टिनेंट हैज़ टू बी टेकन आफ्टर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रिकॉशंस एंड केयर। ओके, सो इंडिया रेटिफाइड दिस एग्रीमेंट ऑन 17 जून 1985। ठीक है, तो ये एस्टेब्लिश किया गया था 1980 को, इंडिया ज्वाइंड इन 1985। एंड द फाइनल वन इज दिस प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द एंटार्क्टिक ट्रीटी। सो दिस वाज साइंड इन 1991। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द Madrid Treaty। It designates Antarctica as a natural reserve devoted to peace and science। शांति और विज्ञान के लिए इसको निछावर किया गया है, if you want to say this in Hindi, but under this treaty, Article 2 declares Antarctica as a natural reserve devoted to peace and science। I hope that is understandable। So this protocol aims to enhance, its main aim is to enhance the protection of Antarctic environment and its dependent and associated ecosystem। Okay, so how you want to how you will protect this environment and how will we ensure कि हमारे जो डिपेंडेंट हैं अंटार्कटिका के ऊपर उसका कोई सीवियर इम्पैक्ट नहीं हो रहा है इसके एनवायरनमेंट पे। ठीक है, बैन ऑन मिनरल एक्सप्लोरेशन क्या है, किसी भी तरीके अगर आपको वहाँ पर एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं, एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं, उसको पूरी तरह से प्रोहिबिट करते हैं ये कानून। ठीक है, जो आपका प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द एंटार्क्टिक ट्रीटी या फिर मैड्रिड ट्रीटी की अगर हम बात करें। EIA ज़रूरी है, ये हर जगह हम लोगों ने देखा। वेस्ट मैनेजमेंट, इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग देयर शुड बी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट। ठीक है, जो भी आप वेस्ट जनरेट कर रहे हैं दैट हैज़ टू बी स्ट्रिक्टली एंड परफेक्टली रेगुलेटेड। The protocol designates certain areas as Antarctic specially protected areas and Antarctic specially managed areas।
तो कुछ इलाके को हम लोग क्या देखते हैं, जो है एंटार्कटिक स्पेशली प्रोटेक्टेड एरियाज ASPA और ASMA करके घोषित किया जाता है बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस, साइंटिफिक सिग्निफिकेंस ऑफ दस लोकेशंस। उसके अलावा आप वहाँ पर अगर जाते हैं, किसी तरीके की साइंटिफिक एक्टिविटी हो या फिर टूरिस्ट विजिट हो, किसी भी तरीके से, यू शुड नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ मेरीन pollution. That is something discussed in this particular thing. And the flora and fauna of this particular place cannot be put into risk, and their life should be preserved and protected. Designation of historic sites and monuments, that we already talked that this cannot be compromised with. ठीक है, किसी तरीके की आप जो हिस्टोरिक साइट्स है फिर मॉन्यूमेंट्स, उसको आप चोट नहीं पहुंचा सकते। लाइबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल डैमेज, अगर आप किसी तरीके की डैमेज क्रिएट करते हैं, सो यू विल बी पनिश्ड, यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, यू विल हैव टू पे, you will have to take this liability for environmental damage. Okay, so all these things are there. Oversight और compliance की बात करें, ये जो प्रोटोकॉल हैं, ठीक है, मैड्रिड ट्रीटी जो है, it establishes a committee for environmental protection, ताकि किसी भी तरीके की जो एक्टिविटीज़ हो रहा है उसको देखने के लिए, उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए एक कमेटी रहेगा। और ये जो प्रोटोकॉल है ये 1991 में तो एडोप्ट किया गया था, इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1998, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। इंडिया 1998 में पार्टिसिपेट किया था इस पर्टिकुलर बॉडी में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ इंडियन एंटार्कटिक एक्ट के तहत हम लोगों ने देखने की कोशिश किया। वो एक्ट क्या है उसको भी देखा, बाकी अलग 3 और ट्रीटी को हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग एंटार्कटिका के अंदर की कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ को देखने की कोशिश किए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बन सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आपको पता है UPSC में 2015 में एक सवाल पूछा गया था, मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये पूछा था कि द टर्म इंड आर्क समटाइम्स सीन इन द न्यूज़, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? इंड आर्क, देखिए यहाँ पर क्या है, इंड आर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंड मतलब IND, ये इंडिया का बात करेगा। ARC, तो ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो गया था कि ये C होगा कि D होगा, बट C अगर होगा तो ANT होना चाहिए था, इंडेंट होना चाहिए था, बट इट इज़ इंड आर्क। आर्क कहाँ से आता है? आर्कटिक से आता है। सो इसका करेक्ट आंसर D है। तो देखिए, अगर UPSC इस तरीके के सवाल पूछ सकते हैं, इतना मतलब ये जो सवाल पूछा है, तो ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए और रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि UPSC अगर कोई पर्टिकुलर एरिया से सवाल पूछते हैं, इसका मतलब वो उनका इंटरेस्टेड एरिया है, वो फ्यूचर में भी पूछ सकते हैं। सो दिस गोज़ फॉर ऑल द अदर एग्जाम्स। सो वेन एवर यू आर गोइंग थ्रू दिस टॉपिक, पे सम good attention and let me know if there is any doubt, any confusion. I'll be more than happy to clarify your doubts. Thank you so much. See you in the next video.